हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4 डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 4 सिंपली ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर जो भी लॉ बनाया गया है उसे इफेक्ट देने के लिए, उसे प्रभावी बनाने के लिए शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी अमेंडमेंट करने के प्रोविजंस पार्लियामेंट को बनाने होंगे। मतलब अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंतर्गत कोई लॉ बनाती है तो वह शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी चेंजेस करने के प्रोविजंस प्रावधान बनाएगी। आर्टिकल 2 में हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 2 ऐसी टेरिटरी को एक्वायर करने की बात करता है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। वहीं आर्टिकल 3 इंटरनल रीएडजस्टमेंट करने की बात करता है। ये पार्लियामेंट को किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के नाम, बाउंड्री, एरिया को चेंजेस करने या उसको ऑल्टर करने की पावर देता है। अब देखिए, शेड्यूल 1 में भारत के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी की सूची है, उनके नाम और उनकी संख्या है। तो अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 2 के या आर्टिकल 3 के अंडर कोई लॉ बनाती है तो इस सूची के अंतर्गत भी चेंजेस आएंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि पार्लियामेंट ने आर्टिकल 3 के अंडर एक नया स्टेट फॉर्म किया, जैसे कि ये एक स्टेट ए है। अब पार्लियामेंट ने इसी में से थोड़ा सा एरिया लेके इसे सेपरेट करके एक नया स्टेट बना दिया, स्टेट बी। तो अब आर्टिकल 1 में भी इसका जो नया स्टेट बना है, स्टेट बी, इसका नाम ऐड करना पड़ेगा शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। इसीलिए ये कहता है कि जब भी आप आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंदर कोई लॉ बनाएंगे तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में चेंजेस करने, उसको अमेंड करने के प्रोविजंस भी बनाए जाएंगे। शेड्यूल 4 में हर स्टेट की राज्यसभा की सीटें दी गई हैं कि किस स्टेट की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। तो अगर कोई नई टेरिटरी एक्वायर की जाती है या कोई नया स्टेट फॉर्म किया जाता है या किसी स्टेट के एरिया को कम या ज़्यादा कर दिया जाता है तो फिर राज्यसभा की सीटों में भी फ़र्क आएगा, डिफरेंस आएगा और पार्लियामेंट को शेड्यूल 4 में भी चेंजेस करने होंगे। जैसे कि यहाँ पार्लियामेंट ने स्टेट बी नया स्टेट फॉर्म किया है तो अब इस स्टेट की जो राज्यसभा की सीटें हैं वो भी तो मेंशन करनी होंगी शेड्यूल 4 में कि इस स्टेट की कितनी सीटें हैं राज्यसभा में। और यहाँ पर जो ए स्टेट है इसका एरिया भी अब कम हो गया है तो इसकी राज्यसभा की सीटें भी कुछ कम हो जाएंगी। तो मतलब जब भी पार्लियामेंट आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंदर कोई लॉ बनाती है तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में चेंजेस होते हैं। तो इसीलिए जब भी वो कोई लॉ बनाए आर्टिकल 2 या 3 के अंदर तो वो ऐसे प्रोविजंस भी बनाए जिससे कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में अमेंडमेंट किए जा सके। यही कहता है आर्टिकल 4। अब आर्टिकल 4 का क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 4 का क्लॉज 2 ये कहता है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर जो भी लॉ बनाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा। दैट डज नॉट डीम टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है ये वैसा लॉ नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा ये, और इन्हें सिंपल मेजॉरिटी से बनाया जा सकता है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो भी लॉ बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है? सिंपल मेजॉरिटी के साथ। जबकि आर्टिकल 368 के अंदर जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है तो उसके लिए मोस्टली स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। यही डिफरेंस है। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट बहुत आसानी से कोई लॉ बना सकती है। वो किसी बाहर की टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है, अपने देश में शामिल कर सकती है, या फिर अपने देश के अंदर जो भी स्टेट्स हैं उनकी टेरिटरी को कम ज़्यादा करना, मतलब उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको बदलना, उनके नाम को बदलना, उनके एरिया में चेंजेस करना, ये पार्लियामेंट के लिए काफ़ी आसान काम है क्योंकि इसको सिंपल मेजॉरिटी से बनाया जा सकता है। तो यही है आर्टिकल 4। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा और इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 आर्टिकल 5 लेकर आएंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून।